हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको रिवीजन के साथ समझाई गई है। कम से कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने ये वीडियो होने वाली है। और आप लोग के फीडबैक के अनुसार इस बार पीपीटी का कलर भी चेंज किया गया है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगी और ज्यादा पीडीएफ के माध्यम से भी। तो देखिए अब कुछ इस प्रकार से होगा और आई थिंक आपको अच्छे से विजुअल भी हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कल के क्विकली रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 10 अगस्त को मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस, इसके अलावा विश्व शेर दिवस। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? तो मैंने आपको बताया तेलंगाना ने भी शुरू की है। साथ ही साथ कर्नाटक ने भी ऐसे ही सेम नेम से एक योजना कुछ दिन पहले लॉन्च की थी। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुद्जी चावल को मिला है जीआई टैग। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बेहतर कनेक्टिविटी के मामले में भारत छठे स्थान पर है, भूटान टॉप पर है। और अभी केरल ने अभी हाल ही में विधानसभा में अपना नाम बदलने के लिए, यानी केरल का नाम केरलम करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। जल जीवन मिशन सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और अपने पड़ोसी पाकिस्तान की संसद जो है वो भंग हो गई है। इसके अलावा ओडिशा राज्य सरकार ने मो जंगल जमी योजना शुरू की है। हाथी जनगणना के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। इसके अलावा अफ्रीकी देश की सेना ने अभी हाल ही में नाइजर में सैन्य तख्तापलट कर दिया है, कू कर दिया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। देखिए दोस्तों, इसको कुछ लोग कहेंगे कि अभी की पूरी व्हाइट स्क्रीन क्यों नहीं किए। पूरी व्हाइट स्क्रीन करने पर आपको अच्छे से विजुअल नहीं हो पाएगा, इसीलिए पूरी तरीके से व्हाइट नहीं है स्क्रीन और पूरी तरीके से ब्लैक भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक आपको पसंद नहीं आ रहा था। तो चलिए, आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस। और 12 जनवरी को अगर पूछा जाए आपसे, 12 जनवरी को, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम लोग। मनाते हैं कि नहीं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, है ना? किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। आपको पता ही होना चाहिए युवाओं का जो योगदान रहता है हमारे समाज में। हम सब, आप सब युवा हैं, तो युवा ही भविष्य हैं। युवाओं को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए, युवाओं का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसको जागरूक करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगस्त 2000 में इसको पहली बार मनाया गया। घोषणा, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि नवंबर दिसंबर में यूएनजीए असेंबली की बैठक होती है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की। तो उसी बैठक में फैसला लिया जाता है कि कौन सा दिवस कब से मनाया जाएगा। अगले साल से मनाया जाना शुरू होता है। तो घोषणा अगर पूछा जाए तो आप 1999 बताएंगे। शुरुआत यानी कि पहली बार कब मनाया गया, तो आप बताएंगे सन 2000 में। ठीक है, बाकी आप अगस्त महीने के इस अभी तक आए हुए जो दिवस हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। जैसे जैसे हम लोगों ने 1 अगस्त में पढ़ा था विश्व लंग कैंसर दिवस और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस में और 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस हम लोगों ने पढ़ा था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 अगस्त को ही विश्व नागासाकी दिवस। 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। इसके अलावा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको रीडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की कितने प्रतिशत रखने का फैसला लिया है? तो देखो, रेपो रेट जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी ये 6.5% ही रहेगा। रेपो रेट क्या होता है, इसको बदलने से, कम ज्यादा करने से इफेक्ट क्या पड़ता है, इसको समझिए। देखिए दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यानी एमपीसी की बैठक होती है और एमपीसी की बैठक में ही ये फैसला लिया जाता है कि रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये सब कितना रखा जाएगा और देश की इकोनॉमी जो है उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा। तो इसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक की जाती है, मतलब इसका गठन भी किया जाता है। इसीलिए इसमें टोटल सदस्यों की संख्या होती है 6। इसमें 6 सदस्य में 3 तो होते हैं आरबीआई से और 3 सदस्य होते हैं भारत सरकार की तरफ से। 3 सदस्य गवर्नमेंट के होते हैं। अब इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा? आरबीआई का गवर्नर जो होता है ये इसकी अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब बैठक होती है अध्यक्षता कौन करता है, तो आरबीआई के गवर्नर करते हैं। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब इसी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिसाइड की जाते हैं। ये जो है ना, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स कहे जाते हैं। अब आप समझिए ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। तो देखिए, जो रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट जो होता है ये वो रेट होता है जिस पर जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंकों को
जिस इंटरेस्ट पर उधार देती है। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई तो आप जानते होंगे कि बैंकों का बैंक होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है ये बैंकों के लिए बैंकिंग का काम करता है। जैसे हम लोग जो है जो छोटी छोटी बैंकें होती हैं उनसे बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग करने का मतलब कि हम हमारे पास पैसा रहेगा तो हम जमा कर देंगे और बदले में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हीं बैंकों से लोन भी ले लेंगे। सेम इसे कहते हैं बैंकिंग। और सेम यही काम मतलब कि ये पैसा देना और जमा करना या उधार लेना, ये काम ये कॉमर्शियल जो बैंकें होती है ना, जो आप सुनते हो प्राइवेट बैंकें, गवर्नमेंट बैंकें, एसबीआई, एचडीएफसी, मतलब सब कुछ, तो ये सारी कॉमर्शियल बैंकें जो होती हैं ये आरबीआई से अपनी बैंकिंग करती हैं। यानी आरबीआई के पास पैसे देंगी और आरबीआई से समय समय पर पैसा उधार भी लेंगी। तो जब ये पैसा उधार लेती हैं आरबीआई से, तो उधार लेने पर इनको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उसे ही कहते हैं रेपो रेट। ठीक है। और जब ये बदले में पैसा जमा करती हैं बैंकें, तो बदले अल्पकालीन समय के लिए ये दोनों ट्रांजेक्शन होता है, तो जब ये जमा करती हैं बैंकें तो उन्हें कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि जब जमा करेंगी तो आरबीआई इंटरेस्ट देगा इनको उल्टा। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब देखो रेपो रेट जो होता है ये हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा ही होता है, क्योंकि आरबीआई को भी तो मुनाफा चाहिए। अब आप समझिए रेपो रेट घटाने बढ़ाने से इफेक्ट कैसे पड़ता है इकोनॉमी पर। एक्चुअली में महंगाई जो है ये कंट्रोल आरबीआई इन्हीं रेपो रेट की वजह से करता है, मतलब इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसी रेट के थ्रू करता है महंगाई को कंट्रोल। देखो ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए आपको लोन चाहिए, आपको लेना है घर। तो आपको घर लेने के लिए लोन चाहिए, आप जाओगे अप्लाई करोगे एचडीएफसी बैंक मान लीजिए चले गए, वहां पर गए तो पता चला कि साहब होम लोन के लिए ना वो 12% लोन चार्ज कर रहे हैं। तो पूछोगे क्यों 12% क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो भाई आप? तो ये कहेंगे कि हमें रेपो रेट देना पड़ रहा है 6.5%। मतलब कि इनको आरबीआई से पैसा लेना पड़ रहा है। आरबीआई से जब ये पैसा ले रहे हैं तो ये 6.5% दे रहे हैं आरबीआई को। बाद में बीच में बचा जो 5.5% है वो खुद कमाएंगे और उसके बाद 12% पर आपको लोन देंगे। ठीक है, तो इसलिए कर रहे हैं। अब मान लो आरबीआई जो है अचानक से इस 6.5% को 7.00% कर देता है, तो ये क्या करेंगे जानते हो? ये करेंगे कि 14% कर देंगे लोन का। यानी 14% लोन का इंटरेस्ट रेट कर दिए तो कम लोग आएंगे लोन लेने। जब कम लोग आएंगे लोन लेने, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। भाई 14% इंटरेस्ट कहेंगे बहुत ज्यादा हाई है, मैं अभी नहीं लूंगा। तो जब अभी नहीं लूंगा तो उनका परचेजिंग पावर कम हो गया। जब परचेजिंग पावर उनका कम हो गया तो यानी कि डिमांड घटने लगी। जब डिमांड घटने लगती है सप्लाई बढ़ने लगती है। तो सप्लाई और डिमांड का बहुत पुराना खेल है, इकोनॉमी का बेसिक रूल है कि जब सप्लाई बढ़ जाए डिमांड कम रहे तो चीजें सस्ती होने लगती हैं। इस प्रकार से चीजें सस्ती होती हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है, जब आरबीआई जो होता है मॉनेटरी रेट्स को कम कर देता है तो उसके बाद ये लोग भी सस्ते में लोन प्रोवाइड करने लगते हैं, लोगों को भर भर के लोन मिलने लगता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। आपको जो चीज नहीं चाहिए होगा वो भी आप खरीद लोगे। तो इसलिए जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने लगती है, सप्लाई में कमी आने लगती है, तो फिर चीजें महंगी होने लगती हैं। यही है मॉनेटरी पॉलिसी रेट का और इसकी कमेटी का योगदान। पिछले 3 बैठक हुई है मॉनेटरी पॉलिसी की, हर 3 महीने पर होती है, उसमें इन्होंने अनचेंज रखने का फैसला लिया है। 6.5% ही रेपो रेट रखा है आरबीआई ने। अब आरबीआई के बारे में आप सब जान गए। आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट जो होगा भारत का वो 6.5% होने वाला है। ठीक है, आरबीआई के बारे में वैसे मैं आपको बेसिक चीजें कई बार बताया हूं, फिर भी मुंह जबानी इस बार बता दे रहा हूं जिससे टाइम आपका कम लगे। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 में जाकर इसको नेशनलाइज कर दिया गया। जब यह स्थापित हुआ था तब ओसबॉर्न स्मिथ जी को बनाया गया था इसका पहला गवर्नर। तो पहले गवर्नर हुए ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर आगे चलकर के हुए सीडी देशमुख। और अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, जिनको अभी रिसेंटली गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अगर आपसे पूछा जाए नोटबंदी किस गवर्नर के टाइम पीरियड पर हुआ था 2016 वाली, तो आप बताएंगे उर्जित आर पटेल के टाइम पर। 24वें गवर्नर थे। 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस अभी आने वाला है और इस अवसर पर तरह तरह के आयोजन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा। तो इस अवसर पर अभी हर घर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान से शुरू की गई और इसको अभी हरी झंडी दिखाई है जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का अध्यक्ष भी हो जाता है या कहे सभापति भी हो जाता है। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जी ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई है। तो देखिए यहाँ पर श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, तो 11 अगस्त को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा का आयोजन फिर से होने वाला है। पिछली बार भी हुआ था, हम सब लोगों ने अपने अपने छतों पर तिरंगा लहराया था और इस बार भी
लहराना है। ठीक है, अच्छा यहां से अगर हम लोग रिवीजन पॉइंट देखना चाहें तो दोस्तों अगर आपको याद हो, अभी अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं अपने, अमित शाह जी ने क्या किया था, इन्होंने मेरा गांव मेरी धरोहर नाम से पहल शुरू की थी। मेरा गांव मेरी धरोहर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग ना कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तभी मजा आएगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इकट्ठा कर पाओगे। और पीएम मोदी जी ने अभी अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी जी ने क्या किया था, मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया था। मेरी माटी मेरा देश अभियान। अब इसके तहत क्या किया गया था, मैंने आपको बताया था, इसके तहत देश भर के कोने कोने से 7500 कलश लाए जाएंगे और इन कलश में ना देश भर के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी और वहां से पौधे लाए जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर जो दिल्ली में जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है उसके बगल में एक अमृत अमृत वाटिका स्थापित की जाएगी। अमृत वाटिका स्थापित की जाएगी और उन्हीं वाटिका में ये मिट्टी और पौधे लगाए जाएंगे। ये किया जाएगा 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। एयर इंडिया के किस नाम से अपना लोगो लॉन्च किया है, एयर इंडिया जो है ये अपना नया लोगो लॉन्च किया है, अपने आप को रीब्रांड कर रहा है। देखो द विस्टा नाम से अपना एक नया लोगो इसने लॉन्च किया है, द विस्टा थीम के साथ। ठीक है, तो एयर इंडिया नाम रहेगा, नाम में नहीं परिवर्तन किया गया है, लोगो में चेंजेस किया गया है। और इसमें देखो लोगो में चेंज करके थोड़ा सा इस प्रकार से गोल्डन टाइप का ये बना करके ये द विस्टा लॉन्च किए हैं, सोने की खिड़की के फ्रेम का करके गए। ठीक है, कुल मिलाकर के एयर इंडिया जब चर्चे में आ गया तो एयर इंडिया के पिछले जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लेंगे, जिससे आने वाले जो संबंधित प्रश्न है उनको हम लोग कवर कर लें। जैसे एयर इंडिया टाटा ग्रुप के अंदर आता है, आपको पता होगा कि पिछली साल 18,000 करोड़ में ये डील फाइनल हुई थी। 18,000 करोड़ में 100% हिस्सेदारी एयर इंडिया की टाटा ग्रुप ने खरीद ली थी। इसके बाद बात आई सीईओ बनाने की, तो सीईओ के लिए बहुत लोग बने, इस्तीफा दिए, कुछ लोग कहे मैं बनने जा रहा हूं, फिर नहीं बने। लास्ट में कैंपबेल विल्सन जो है इनसे डील फाइनल हुई और कैंपबेल विल्सन को सीईओ इसका बना दिया गया। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो है एन चंद्रशेखरन जी, इनका नाम आप याद रखेंगे। और चेयरमैन अमरेटिस अगर पूछा जाए तो रतन टाटा जी का नाम आप बता देंगे। नई दिल्ली में एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है, एक्चुअली में एयर इंडिया टाटा ग्रुप ने ही स्थापित किया था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इसको ले लिया था और फिर भारत सरकार से 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने अभी ले लिया है हाल ही में। ठीक है, तो 1932 में यह स्थापित हुआ था, याद रखिएगा 1932 में ही 15 अक्टूबर को यह स्थापित हुआ। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था, याद होगा ना, 8 अक्टूबर को, इसीलिए तो वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप। ठीक है, अच्छा अभी फरवरी 2023 में बहुत बड़ी डील एक हुई थी। एयर इंडिया ने कहा था, घोषणा किया था कि वो 470 विमान जो है ये अपने अपने बेड़े में शामिल करने वाला है और इसके लिए दो कंपनियों से डील किया है। एक तो 250 विमान ये खरीदेगा एयरबस से और 220 विमान ये बोइंग कंपनी से खरीदेगा। तो ये बहुत बड़ी डील है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की। तो देखिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की है अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत जी, इन्होंने महिलाओं को और बालिकाओं को, साथ ही साथ विधवाओं को स्मार्टफोन देने के लिए ये योजना शुरू की है। फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। किसको किसको दिए जाएंगे, जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं या उसके ऊपर कॉलेज में जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, जो एकल महिलाएं हैं मतलब सिंगल जो महिलाएं रहती हैं, या फिर जो विधवाएं हैं, उन सबको ये फोन वितरित किए जाएंगे। डिजिटल सखी बुक भी इन्होंने लॉन्च करी हुई है। अब इसके तहत राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल का डेटा भी दिया जाएगा, यानी 3 साल के लिए डेटा भी मुफ्त मिलेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जयपुर में इन्होंने लॉन्च की है अशोक गहलोत जी ने। अच्छा अगर आपको याद हो तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी के ही नाम पर शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी और शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, दोनों नोट डाउन कर लो, यहां लिखूंगा नहीं टाइम लगेगा। और दूसरा, राजस्थान के जैसलमेर में ही अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही डायनासोर के नए जीवाश्म पाए गए हैं। ऐसे डायनासोर जो जिनका मिलता है सबूत कि ये घास चरा करते थे, ठीक है, घास खाने वाले थे। अच्छा, राजस्थान सरकार ने ही अगर आपको याद हो तो इसने राइट टू हेल्थ बिल भी तो लाया था। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भी ये देश का पहला राज्य है। साथ ही साथ मिनिमम आय की रोजगार गारंटी स्कीम भी इसने शुरू की थी। इसके अलावा पीसीटीएस ऐप भी इन्होंने शुरू किया था। राजस्थान के बारे में आप यहां पर देख लो, सारी चीजें जो स्टैटिक पॉइंट है वो मैंने लिख रखी हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर ये सभी झील हैं। सांभर झील है, सांभर झील जो है सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अभी जिले की संख्या 50 हो गई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। बाकी चीजें तो आप जानते हो।
इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया? तो देखो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है ना, ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, और पिछले 2-3 दिनों से लगातार इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया। ये काफी बड़ा फेस्टिवल है, दूसरा इसका आयोजन है, और ये मुद्दनहल्ली बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत, ब्रिटेन और जापान से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। एक चीज और, स्टार्टअप की जब बात आती है ना, तो 2 पॉइंट आते हैं दिमाग में। एक तो आता है कि यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलता है अक्सर, और एक अभी डेकाक्रॉन नाम का एक नया शब्द देखने को मिला है, डेकाक्रॉन। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, डेकाक्रॉन क्या होता है? यूनिकॉर्न मतलब कि अगर कोई एक ऐसा स्टार्टअप है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन, $1 अरब से ऊपर हो जाती है, तब समझिएगा कि वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। भारत में आज के टाइम पर 110 के आसपास में यूनिकॉर्न हो गए हैं। डेकाक्रॉन वो है जब किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $10 बिलियन से हो जाए ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी, तो अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले एक अनाउंसमेंट हुआ कि भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी शायद जो है वो कौन रही होगी? आईपीएल रही होगी। आईपीएल जो फ्रेंचाइजी है, आईपीएल जो है पूरा पूरा वो पहली यूनिकॉर्न बनी थी, ठीक है। एक्चुअली में जब ये यूनिकॉर्न वाला शब्द वगैरह आया तब भारत में देखा गया तो ऐसे कुछ स्टार्टअप एक साथ थे, तो उन सभी को एक साथ यूनिकॉर्न की कैटेगरी में डाला गया था, ठीक है। इसीलिए पहला नंबर पर कौन है ये पता नहीं लग पा रहा था, है ना। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बेंगलुरु के बारे में, या कहें कि कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो सिद्धरामैया जी यहाँ के नए सीएम बने हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ई बुक दोस्तों ये ₹2 में की गई है। ₹2 में, मात्र ₹2 पे करने के बाद आप ये 350 चैप्टर वाइज और हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग माध्यम में ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ये ई बुक ₹2 में, मतलब केवल आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देने हैं, और बाकी मेरी तरफ से फ्री किया गया है। इसको इसलिए किया गया है जिससे आप लोग इस महीने इसको पढ़ो और देखो और फीडबैक दो कि कैसी लग रही है ई बुक, क्योंकि इस बार नए फॉर्मेट में बिल्कुल तैयार किया गया है। पिछली बार थ्योरी हुआ करती थी, इस बार आपको ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी डिटेल्स सब माध्यम में आपको दिया गया, यानी क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है। तो इस ई बुक को आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर ही ये मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फीस है वही पे करना है, और बाकी सब आपके लिए फ्री है। इस महीने इसलिए किया गया जिससे आप अच्छे से फीडबैक दे सको, और जितने लोग लिए हैं वो फीडबैक देना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला? तो देखो कमार जनजाति जो है इसको आवास अधिकार मिला है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है जो किसी जनजाति को ये आवास अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। किसके तहत? पीवीटीजी के तहत, ठीक है। पीवीटीजी क्या है? कमार जनजाति एक्चुअली में पीवीटीजी के तहत ही आती है। पीवीटीजी होते हैं पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। जो पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ऐसी श्रेणी में आती है कमार जनजाति, और ऐसी श्रेणी को अभी हाल ही में आदिवासी दिवस के अवसर पर, जो कि 9 अगस्त को मनाया गया, आवास अधिकार मिल गया है, यानी कि वो आवास उनको भी मिलेगा, ठीक है। आवास से संबंधित जो भी अधिकार होंगे, जो भी राइट्स होंगे, उसको उनको भी मिलेंगे, ठीक है, इस जनजाति को। तो कमार जनजाति राज्य के पहले पीवीटीजीज बन गए हैं। कौन से राज्य के? छत्तीसगढ़ के। और ऐसा अधिकार जारी करने वाला मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है। कौन? छत्तीसगढ़। एक्चुअली में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था, आपको याद हो तो मैंने अभी उस दिन बताया था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के, ठीक है। तो यहां पर हुआ था। तो कमार जनजाति यहां पर पाई जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में आप देख लो। छत्तीसगढ़ से मैंने आपका रिवीजन अभी कराया था। यहाँ पर हरेली त्योहार मनाया गया। हरेली त्योहार मनाया गया। इसके अलावा मैंने आपको गोवर्धन न्याय योजना बताई थी। गोवर्धन न्याय योजना बताई थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्या? नागरी दुबराज चावल। नागरी दुबराज चावल जो है इसको मिला था जीआई टैग, ये भी ध्यान रखिएगा। भूपेश बघेल जी यहाँ के इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। विश्वभूषण हरचंदन जी नए गवर्नर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाल ही में पहले रिस्क दक्षिण एशियाई पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखो रिक्स दक्षिण एशियाई पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है सुभाष रुनवाल को। ये रुनवाल ग्रुप के अध्यक्ष हैं।
सुभाष रूनवाल, और इनको मिला है इस बार पहला ही संस्करण था रिक्स दक्षिण एशियाई पुरस्कारों का, और पहले संस्करण को इनको दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार है। ठीक है, तो ये एक रियल एस्टेट डेवलपर है, मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही जानी मानी, मतलब कि 40 साल पुरानी हो गई है। आप देखोगे 1978 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 40-50 साल पुरानी ये संस्था हो गई है। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं सुभाष रूनवाल। तो सुभाष रूनवाल को मिला है ये दक्षिण एशिया पुरस्कारों में। RICS मतलब रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स। ठीक है, तो ये मिला है पुरस्कार इसके थ्रू। अगला, हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गया है दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इसने अभी हाल ही में 7 दिन और 24 घंटे वीडियो सेवा शुरू की है, वीडियो बैंकिंग सेवा। वीडियो बैंकिंग सेवा क्या होगी कि मतलब वीडियो कॉल कर सकते हो और सामने वाला जो है बैंकर जो है वो आपको सुविधाएं देगा, मतलब आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको सॉल्व करेगा, कुछ बेसिक क्वेरीज वगैरह। ठीक है, इसमें एंड टू एंड इनक्रप्शन का भी माध्यम रखा गया है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे AI टेक्निक्स लगाई गई हैं जिससे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, कस्टमर को पहचाना जा सके वगैरह वगैरह। ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, कोई ग्लिच वाली बात नहीं है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये है, ये देश के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। अब आप सोचोगे स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब क्या है? सबसे बड़ा भी है और स्मॉल भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, फाइनेंस फाइनेंस मतलब आप समझते हो ना, कोई चीज लेने जाते हो तो सिंपल भाषा में बात करें कि फाइनेंस करवाते हो, यानी लोन लेते हो। जब लोन लेने मतलब कि EMI पर आप कुछ लेना चाहते हो तो वो काम ये करती है। ये काम वो वाली बैंक नहीं है कि आप जाओगे कहीं खाता खुलाओगे और वहां पैसा जमा करोगे। ये फाइनेंस बैंक है। तो फाइनेंस बैंकों में सबसे बड़ी देश की ये फाइनेंस बैंक है। ठीक है, सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्थापना इसकी 1996 में हुई थी, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। राज विकास वर्मा जी जो है ये इसके और अध्यक्ष हैं, और CEO हैं कौन? संजय अग्रवाल। क्लियर है ना? तो बाकी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपने जान लिया। एक जरूरी बात करनी है दोस्तों, देखिए आप लोग के फीडबैक के अनुसार मैं हमेशा अपग्रेड होने की कोशिश करता रहता हूँ, लगातार कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन करने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, और आपको भी अपनी जिंदगी में ये करना चाहिए। आप लोग में से 2-4 लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं हमसे। तो लेकिन देखो यहाँ पर क्या है ना कि आपको अब सपोर्ट करने की जरूरत है। अभी आप दिन देखो बहुत कम बचे हुए हैं, आज 12 अगस्त हो गया और मैंने टारगेट क्या रखा है? 3 सितंबर का। 3 सितंबर का टारगेट है कि 3 सितंबर तक आपको ये जो डेली वीडियो का व्यूज है वो 20K पहुंचाना है। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी लोग हो, ये सभी लोग ना अपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, इस वीडियो का लिंक स्टेटस लगाओ। जितने भी लोग हैं, अगर 1-2 बार अगर बोल सको, पूछे अगर कोई तो बता भी सको अगर कि देखा करो, तो नॉलेज ही मिलेगा। अच्छी ही बात है। ठीक है, मीम्स वगैरह कॉमेडी वगैरह तो आप शेयर ही करते हो, अच्छी चीज़ एक बार शेयर कर दो। तो आज जितने भी लोग हों, सभी लोग जो है इसको अपने अपने ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। कल वाली वीडियो आप लोगों ने खूब शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा कि टारगेट के हम लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, कल की वीडियो का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। आप लोग आज वाली वीडियो का भी कीजिए, और साथ ही साथ आप कुछ भी एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है कि इंगेजमेंट बढ़ती है तो यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है और लोगों के पास। तो आप लोग ये काम जरूर कर दिया करो जिससे हम लोग जो है ये टारगेट अचीव कर पाए 20K का। ध्यान रहे 20K हम लोगों को पाना है। ये मेरा ही नहीं, हम सबका टारगेट है। जितने लोग देख रहे हो उनका भी टारगेट है। जितने लोग ये इस वीडियो मतलब जितने भी लोग हैं इसके लिए, इस चैनल के लिए अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, उन सब के लिए ये टारगेट है। तो सभी लोग मिलजुल करके इसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी अच्छा यहीं पे आ गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो देखो इसे लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने अभी हाल ही में सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। सुस्वागतम क्या होगा? जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट में एंटर करोगे तो वहां पर आपको एक ई पास बनवाना पड़ेगा। ई पास बनवाना पड़ेगा जिससे आपका पूरा डिटेल उसमें रहेगा, बायोमेट्रिक से लेकर के फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से लेकर सारा चीज डिटेल उसमें रहेगा, जिसकी वजह से आप वहां पर एंटर कर पाओगे। चाहे वकील हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सबके लिए ये है। तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना पड़ेगा। इसके थ्रू आप ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है सुस्वागतम, जिसके थ्रू एंट्री हो सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, ये बात आप याद रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, 49वें नंबर के जस्टिस UU ललित थे, 50वें ये हैं। अच्छा,
सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, एक। और कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, 33। टोटल न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाए तो बताइएगा 34 हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 34 हो सकती है। और अभी हाल ही में दो मुख्य न्यायाधीश केवी विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा, केवी विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा, इन दोनों को अभी नया जज नियुक्त किया गया था, याद होगा ना, राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहां है, दिल्ली में है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसे कहते हैं, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखिएगा इसे। 5 प्रकार की ये रिट जारी करता है। बाकी मैंने आपको मुख्य न्यायाधीशों के बारे में अभी कल भी बताया था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस, कल भी इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था। इंटरनेशनल एलिफेंट डे ये कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। मैंने आपको बताया था कि 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है, लॉयन डे मनाया जाता है। 26 अगस्त को कुत्ता दिवस, डॉग डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर्स दिवस, बाघ दिवस। और 29 नवंबर को मैंने बताया था आपको कि मनाया जाता है जैगुआर दिवस। इसी सीरियल में आप भी अगर रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से ये 5 दिवस आराम से याद हो जाएंगे। तो एलिफेंट यानी हाथी के महत्व के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस आने से पहले ही कर्नाटक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें हमें पता लगा कि भारत में सबसे ज्यादा हाथियों वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बाघों वाला कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, जो कि है अपना लास्ट डे का क्वेश्चन। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये ई बुक वगैरह है, इसको ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा था, कौन सी जनजाति जो है ये मेघालय में पाई जाती है, तो गारो और खासी जो है ये मेघालय में पाई जाती हैं। गारो और खासी पहाड़ियां भी यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल का मोटो क्या है, ये मैंने पूछा था, ये वयम रक्षामा है, वयम रक्षामा, ठीक है। ये भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ, यह आपको आज बताना है। और साथ ही साथ बताना है बांदीपुर टाइगर रिजर्व का संबंध किस भारतीय राज्य से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करिएगा। वीडियो कैसी लगी है मुझे ये भी बताइएगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एमजेटी ऐप पर जाकर के इसकी पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड कीजिए और ई बुक को डाउनलोड करना मत भूलना। सभी लोग ई बुक को जाकर के डाउनलोड करो, ठीक है ना, फ्री ही है समझो। तो इसको डाउनलोड कीजिए और यहीं पर क्विज वगैरह भी मिलती है आपको। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।